मजे से अडानी भाई और सेबी का हम साथ साथ हैं चल रहा था। हिंडनबर्ग के पहले तूफान का ऐसा असर हुआ कि अडानी के कुछ शेयर तो 83% गिर गए। अरे उस ऊपर वाले की नहीं, धरती पर जो ऊपर वाले बन गए हैं इनकी। फिर भी अडानी भाई ने शेयर उठाने गिराने के खेल को सुपर इंटरेस्टिंग बना दिया। शॉर्ट सेलिंग का बहुत नाम खराब हो गया है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग तभी हो सकती है जब आपके ही शेयर्स में हवा भरी हो। गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और रोज रोज की मशक्कत में क्या रखा है। चलिए आज ऊपर वालों की बात करते हैं। अरे उस ऊपर वाले की नहीं, धरती पर जो ऊपर वाले बन गए हैं इनकी। वैसे तो आजकल जिंदगी में कितना क्राइसिस है, दोस्त रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, लेकिन ऊपर वालों की दुनिया में पक्का साथ निभाना साथिया चल रहा है। मजे से अडानी भाई और सेबी का हम साथ साथ हैं चल रहा था। बीच में फिर से आ गया हिंडनबर्ग का तूफान। कौन है ये हिंडनबर्ग? क्या है ये शेयर गिराने बढ़ाने का खेल? और कैसे काम आते हैं सेबी जैसे सच्चे दोस्त? साथ ही आईएएस में पहली बार लैटरल एंट्री पर आई माधवी बुच के कारनामे। आज यही सब बात करेंगे। जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई तो उसमें अडानी की कंपनी पर शेयर की वैल्यू बढ़ाने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट ने बताया कि कैसे ऑफशोर कंपनी बनाकर उससे अपने ही कंपनी का शेयर खरीद बेचकर प्राइस उछाले जा रहे थे। आप कहेंगे तो क्या बड़ी बात है, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। सेबी के नियमों के तहत आपको जेल भी हो सकती है। हिंडनबर्ग के पहले तूफान का ऐसा असर हुआ कि अडानी के कुछ शेयर तो 83% गिर गए। अडानी भाई दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, पर रिपोर्ट के बाद उनके शेयर की वैल्यू इतनी लुढ़क गई कि टॉप 25 से भी आउट हो गए। सो सैड। फिर भी अडानी भाई ने शेयर उठाने गिराने के खेल को सुपर इंटरेस्टिंग बना दिया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि मेरे पास 100 शेयर हैं, पर लॉ कहता है कि मैं अपनी ही कंपनी के 75 से ज्यादा शेयर नहीं रख सकती। कुछ जनता को भी देने होते हैं, तो मेरे पास 73 शेयर हैं। बाकी 27 शेयर मार्केट में बिक रहे हैं। अब मेरे ही भाई बंधु आम जनता के नाम पर 15 शेयर खरीद लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? खरीद सकते हैं ना रिश्तेदार आपकी शेयर? जी खरीद तो सकते हैं, पर वो इनसाइडर्स होते हैं। आम इन्वेस्टर बनकर शेयर खरीदना इलीगल है। मार्केट में बचे अब 21 में से 12 शेयर। इनमें से मैं LIC को रिक्वेस्ट करके उनसे 9 शेयर खरीदवा लेती हूँ। ओपन मार्केट में बस अब 3 शेयर बचे। अब यहाँ आता है मीडिया और PR का खेल। मैं इंप्रेशन बनाती हूँ कि मेरे शेयर की तो बहुत वैल्यू है, ये शेयर सबसे आगे जाएगा, और मेरे रिश्तेदार बार बार आम इन्वेस्टर के नाम पर शेयर खरीद बेच कर उसकी डिमांड बढ़ाते रहते हैं। जिस शेयर की शुरुआती कीमत 10 रुपए थी, अब वो 100 रुपए में चल रहा है। मेरे रिश्तेदार फिर से प्राइस बढ़ाकर 500 पे खरीदते हैं। अब पब्लिक भी 510, 520 पे खरीदने को मजबूर है। अब सोचो मेरे 73 शेयर की कीमत 10 रुपए से 500 रुपए हो गई, तो मेरी वेल्थ में कितना इजाफा हुआ? मल्टीप्लाई करो। अब मैं बैंक जाकर कुछ शेयर गिरवी रखकर बैंक से करोड़ों का लोन ले सकती हूँ, और मेरे रिश्तेदार फिर से शेयर की कीमत 500 से 1000 रुपए कर देते हैं। ज्यादा शेयर वैल्यू, ज्यादा बड़ा लोन। आखिरकार मेरे कागज के शेयर बैंक के पास, और बैंक का असली पैसा मेरे पास। इस पैसे से मैं पोर्ट, एयरपोर्ट, जंगल, ट्रेन क्या नहीं खरीद सकती। और अगर इनको बेचने वालों के साथ ही मेरी सेटिंग हो तो आधे पैसे में सब मिल जाएगा। कितना बढ़िया खेल चल रहा था ना। बीच में आ गया ये नामाकुल हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग है क्या चीज? हिंडनबर्ग एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो दुनिया भर की कंपनियों में फाइनेंशियल गड़बड़ियों को ढूंढ कर सामने लाते हैं। ये चाहे अकाउंटिंग से संबंधित हो, या अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस हो, या शेडी डील्स हो, इनका काम है पैसे की ट्रेल को खोज कर निकालना। अरे ये तो शॉर्ट सेलर्स हैं, इनका क्या भरोसा? दूसरों का पैसा डबोते हैं, खुद पैसा कमाते हैं। शॉर्ट सेलिंग का बहुत नाम खराब हो गया है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग तभी हो सकती है जब आपके ही शेयर्स में हवा भरी हो। शॉर्ट सेलिंग मतलब ये दाव लगाना कि शेयर का प्राइस गिरेगा। प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल है, और ये ब्रोकर्स के साथ मिलकर होता है। ब्रोकर्स आपकी तरफ से करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बेचते हैं, और उनके दाम गिरने पर आपको उन्हें कम कीमत पर खरीदना होता है। दोनों की कीमत के बीच का डिफरेंस आपका मुनाफा है, और ये लीगल है। इसीलिए आप हिंडनबर्ग पर शॉर्ट सेलिंग करने का इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो उनका काम है। हिंडनबर्ग ने अडानी को लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री बताया। अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी 37
दर्जन ऑफशोर शेल कंपनीज चला रहे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 40 और इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशंस ने अडानी ग्रुप से संबंधित और भी कई सबूत जुटाए, लेकिन इतने कड़े आरोप लगाने पर भी सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन को ड्रैग किया और सुप्रीम कोर्ट की डांट भी खाई, और नतीजा कुछ नहीं। सेबी ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया बट दे हिट अ वॉल, क्योंकि ऑफशोर फंड्स हैं, पता लगाना मुश्किल है, वगैरह वगैरह, ऐसा सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। इस बार हिंडनबर्ग ने ये भी पता लगा लिया कि क्यों सेबी हिट अ वॉल, क्योंकि उस वॉल में भी सेबी की ईंटें लगी हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके हस्बैंड ने खुद भी उन्हीं ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनका पर्दाफाश हिंडनबर्ग ने पहले किया। मतलब चोर चोर मुसेरे भाई। 2017 में माधवी बुच को सेबी की होल टाइम मेंबर बनाया गया। तब उन्होंने अपने मॉरिशस वाले फंड से अपने को अलग कर लिया और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी अपने पति धवल बुच को दे दी। फिर भी 2018 में वो खुद ही अपने ईमेल से उसी फंड को लेकर डील कर रही थी। सेबी की चेयरपर्सन होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट को आप रेगुलेट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही इसका ख्याल रखेंगे। पर माधवी जी लगता है अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रख रही थी। सोचो कि आप सेबी के चेयरपर्सन हो और आप अपनी भी एक कंपनी चलाते हो, ठीक नहीं लगता ना? लेकिन माधवी जी यही कर रही थी। सिंगापुर बेस्ड अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में माधवी बुच 99% शेयर होल्डर हैं। पिछले 7 सालों में इस कंपनी से उन्होंने 37.1 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू कमाया। आप यहाँ सरकारी नौकरी के पीछे पागल हो रहे हैं, वहीं सेबी की चीफ अपनी टॉप सरकारी नौकरी के साथ अपनी कंपनी से भी पैसे कमा रही हैं। यही है प्राइवेट प्लेयर्स का एक्सपीरियंस, जिसको भुनाने के लिए ये सरकार लैटरल एंट्री लेकर आई है। सबसे ज्यादा खुश तो अडानी भाई हैं, वो मन ही मन ये गाना गाते होंगे। सेबी सेबी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बुच को बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले तो ऑफशोर्स में डील कर रही थी, कहीं तुझे सेबी पे बिठाया गया है मेरे लिए। एक और मामला है ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी का। ये एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, मतलब अमीरों का पैसा कैसे मैनेज करें का काम करते हैं। माधवी के पति धवल बुच जब से इस कंपनी में काम करने लगे, तब से इस कंपनी के रिकमेंडेशंस को सेबी का एक्सेप्टेंस मिलता गया। ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर्ड 2 ट्रस्ट इस दौरान पब्लिक आईपीओ में आ गए। ब्लैकस्टोन एक नई एसेट क्लास REIT का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और स्पॉन्सर है। इसी REIT को माधवी ने अपना फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर बताया। क्या कोई कनेक्शन दिखा आपको? नहीं? मानो कि आप फूड क्वालिटी मैनेजर हो और आपके पति का अपना रेस्टोरेंट है, तो क्लियरेंस वगैरह तो आप दे ही देंगी, साथ ही सबको वही रेस्टोरेंट रिकमेंड करेंगी ना। यही तो यहाँ हो रहा है। हिंडनबर्ग 2.0 आने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को सतर्क हो जाना था। आफ्टर ऑल है तो देश के स्टॉक मार्केट का भी सवाल। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? सेबी ने 11 अगस्त को एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें सबसे पहले इन्वेस्टर्स को बोला कीप काम, फिर हिंडनबर्ग को बोला तुम शॉर्ट सेलर, जो कि वो है ही। फिर ये बताया कि अडानी पर कितना भयानक इंक्वायरी सेबी ने की है। 100 से ज्यादा समन्स, 1000 लेटर्स, 300 डॉक्यूमेंट्स जांचे। उफ, so much work। लेकिन चेयरपर्सन के बारे में इतना ही कहा कि relevant disclosures have been made by the chairperson from time to time। मतलब माधवी जी ने कहा और सेबी ने मान लिया, बस डिस्क्लोजर हो चुका है गाइज, अब ज्यादा सवाल जवाब ना करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रेस रिलीज में कोई नाम नहीं, कोई अधिकारी नहीं, किसकी तरफ से ये प्रेस रिलीज है, क्या माधवी जी ने खुद ही लिखा है या इंटर्न से लिखवाया है, नो इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या चौकीदार ही असल में चोर है? और अगर ऐसा है तो माधवी पुरी को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। आप पूरे मामले को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ अडानी, हिंडनबर्ग, सेबी की बात नहीं है, बात है हमारे रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स की।
नियामक संस्थानों की। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी का टॉनिक तो आपको समय समय पर मिलता ही रहता है। पूछिए कि ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक से चले, इसकी चौकीदारी कौन करता है? और वो चौकीदार ही मजे से चोरों को आने दे, देश के रिसोर्सेज लूटने दे, अपना कट लेकर शांत रहे, तो आपको कैसा लगेगा? कहाँ तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सतर्क होकर सेबी को नियम कड़े करने थे, पर उसने तो कॉर्पोरेट्स को ही छूट दे दी। जैसे कि 2018 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन डाइल्यूट किया। पहले ऑफशोर होल्डिंग्स में कंपनी का मुख्य आदमी कौन है इसको डिस्क्लोज करना होता था। अब इस डिस्क्लोजर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सेबी आराम से कह सकता है कि अडानी मामले में ऑफशोर फंड्स का पता नहीं चला। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2022 में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स में रिलैक्सेशन दिया, जिससे अब कोई भी इंडिया का रेसिडेंट बाहर दुनिया के किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग टैक्स हेवन देशों में। मतलब अमीरों के लिए पैसा बाहर भेजने और टैक्स बचाने का एक और नया रास्ता खुल गया। इस तरह के कारनामों से यही पता चलता है कि पावर में बैठे लोग कैसे पॉलिसीज और लॉज से आसानी से अपने और अपने दोस्तों का भला करते हैं, लेकिन पब्लिक का इसमें लॉस ही लॉस है। इन्हीं ऑब्सक्योर फंड्स को वो आराम से पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदे के रूप में दे सकते हैं। एक लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। पीपल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेज ने मांग की है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और अपने डोमेस्टिक मार्केट की निष्ठा को बचाने के लिए ढंग से पूरे मामले की जांच हो। खैर, हिंडनबर्ग की मेहनत लगता है पानी में जाएगी, क्योंकि सेबी को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।